स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश तिवारी। आपसे आज बातचीत का विषय रहेगा वरिष्ठ नागरिकों में नेत्रों की देखभाल। डॉक्टर तिवारी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर तिवारी, वैसे नेत्रों की देखभाल हर आयु वर्ग में उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम वरिष्ठ नागरिकों की बात करते हैं तो इसमें आंखों का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्यों इस आयु वर्ग में नेत्रों की देखभाल की आवश्यकता सामान्य से अधिक है। सभी जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक जब कोई व्यक्ति बनता है तो जीवन के ऐसे पड़ाव पर आता है जिस प्रकार से एक बीज से वृक्ष बनता है और फिर उसमें फल लगता है, तो एक प्रकार से फल के पकने का जो समय होता है, उसी प्रकार से ये व्यक्ति का जीवन का वो पड़ाव है जब व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाता है। उसको जीवन का अनुभव होता है, समाज को वो पहले से भी अधिक देने की स्थिति में होता है, किंतु शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाती है और विभिन्न प्रकार के रोग उस व्यक्ति को लगने लगते हैं। ऐसी अवस्था में यदि नेत्रों में ऊर्जा की कमी है, अर्थात नेत्र ठीक प्रकार से देखभाल के अभाव में विभिन्न रोग से ग्रस्त हो रहे हैं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन के इस कालखंड को अच्छे प्रकार से आनंद उत्सव के रूप में नहीं मना पाएगा और समाज को भी कुछ जो दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। और आमतौर पर देखा जाता है कि जब हमारे नेत्र प्रभावित होते हैं किसी व्याधि से, तो हमारी और गतिविधियां भी उससे प्रभावित हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से और हमारी जो गतिविधियां प्रभावित होंगी यदि हमारी आंखें किसी रोग से ग्रसित हो जाती हैं? तो पुरानी कहावत है कि आंख है तो जहान है, और दूसरी बात, हमारी कई ज्ञानेंद्रियां हैं, कई कर्मेंद्रियां हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय यदि है तो वे हमारे नेत्र हैं। नेत्र के माध्यम से ही हम प्रकृति का, बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और नेत्रों के माध्यम से जब हम कोई दृश्य देखते हैं या किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे संबंधित विचार मन में आने प्रारंभ हो जाते हैं और हमारी भावनाओं में भी एक प्रकार का परिवर्तन होता है। तो हमारे मन और भाव दोनों हमारी इस ज्ञानेंद्रिय से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति नेत्रहीनता को प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति में डिप्रेशन नाम का रोग, उसकी बहुत बड़ी संभावना रहती है, और यदि दृष्टि कम होगी तो वह व्यक्ति इधर उधर टकरा सकता है, उस व्यक्ति की कूल्हे की हड्डी टूट सकती है, और वृद्धावस्था में जब व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो उसकी जो हीलिंग पावर है वो भी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण से हड्डी का जुड़ना भी कठिन है और ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि हड्डी का ऑपरेशन भी ना किया जा सके, अर्थात व्यक्ति पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए, व्यक्ति की मन स्थिति, भाव की स्थिति, शरीर की स्थिति सभी विकृत हो सकती है केवल नेत्र ज्योति ठीक न होने के कारण से। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आयु संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं जो व्यक्ति में हो सकती हैं इस आयु वर्ग में, उसे एक अलग तरह की अटेंशन की जरूरत है। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कौन कौन से वो रोग हैं जो सामान्य तौर पर इस आयु वर्ग में हो जाते हैं। सबसे जो कॉमन है, जो सामान्यतया 50-60 वर्ष की आयु से अधिक लोगों में पाए जाने वाला रोग है, नेत्र की व्याधि है, वो है मोतियाबिंद, अर्थात सफेद मोतिया। सफेद मोतिया में व्यक्ति की रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और जो पहले कहा जाता था कि कच्चा मोतिया, पक्का मोतिया, इस प्रकार की अवधारणा अब नहीं है। जैसे ही नेत्र ज्योति कम होनी प्रारंभ हो, उसी अवस्था में आधुनिकतम विधियों के द्वारा शल्य चिकित्सा करके विभिन्न प्रकार के लेंस प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति दूर का, निकट का और मध्यम दूरी का सभी बिना चश्मे के देख सकता है, और चश्मे पर भी व्यक्ति की निर्भरता समाप्त हो जाती है। ये मोतियाबिंद के विषय में हुआ। दूसरा रोग है काला मोतिया यानी ग्लोकोमा। ये दृष्टि का चोर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति नेत्र विशेषज्ञ के पास नियमित रूप से अपने नेत्रों का परीक्षण नहीं करवा रहा है, उसमें धीरे धीरे देखने का जो दायरा है वो सीमित होता चला जाता है, बाहर से भीतर की ओर, परिधि से केंद्र की ओर, और परिधि से केंद्र की ओर आने की जो रोग की यात्रा है, इसमें कई वर्ष लग सकते हैं। इसलिए ऐसा संभव है कि वो व्यक्ति बहुत सारे अपने नेत्र ज्योति खो दे चिकित्सक के पास जाने से पहले। इसका भी बहुत
अच्छी प्रकार से चिकित्सा किया जाना संभव है आधुनिक समय में विभिन्न औषधियों के माध्यम से और शल्य चिकित्सा के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आपने ये 2 रोग बताए जिसमें मोतियाबिंद और काला मोतिया, जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं जी। लेकिन आजकल जो बहुत सुनने में आ रहा है वो है मधुमेह रोग, और मधुमेह के कारण जो नेत्रों की ज्योति प्रभावित हो रही है, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये क्या है और इससे बचाव किस तरह से संभव है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी के विषय में। डायबिटीज अर्थात मधुमेह का रोग, ये हमारी रक्त वाहिनियों को भी प्रभावित करता है। रक्त वाहिनियां चाहे नेत्र की हो, गुर्दे की हो, हृदय की हो या अन्य शरीर के किसी भी अंग की हो, सभी डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोग में प्रभावित हो जाती हैं। किंतु हमारे नेत्र पटल अर्थात रेटिना वही एक ऐसा स्थान है जहां पर सीधे सीधे यंत्रों के द्वारा हम रक्त वाहिनियों को देख सकते हैं कि वे किस स्थिति में हैं। तो रक्त वाहिनियों में मधुमेह रोग के कारण जो कमी आती है, उसके फलस्वरूप खून का रिसाव उन रक्त वाहिनियों से होता रहता है। और नेत्रों में क्योंकि हम सीधा सीधा देख सकते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में ही यदि एंजियोग्राफी की जाए तथा और भी इन्वेस्टिगेशंस किए जाएं और जांच की जाए, तो ये पता लग सकता है कि व्यक्ति को डायबिटिक रेटिनोपैथी अर्थात मधुमेह के कारण रेटिना की खून की नलियों में, रक्त वाहिनियों में जो विकार आ गया है वो किस प्रकार का है, किस अवस्था में है, और अवस्था के आधार पर ही उसकी चिकित्सा की जाती है। जैसे प्रारंभिक अवस्था है तो आप मात्र मधुमेह पर नियंत्रण करें, अपने खान पान पर नियंत्रण करें, अपने औषधियों के माध्यम से मधुमेह को नियंत्रित करें और रोग वापस ठीक हो जाएगा। किंतु अगर अवस्था उसके बाद की है, द्वितीय श्रेणी में जो मरीज आते हैं, उनमें एंजियोग्राफी करने के बाद व्यक्ति की लेजर चिकित्सा से व्यक्ति पूर्व स्थिति को प्राप्त हो सकता है। किंतु रोग जब और बढ़ जाता है तो आंख के अंदर इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो खून आंख के अंदर बहुत अधिक मात्रा में आ गया है, आंख उसको शोषित कर लेती है, सोख लेती है। और भी आगे बढ़े तो कभी कभी शल्य चिकित्सा भी करनी पड़ती है, जिसके माध्यम से बहुत ज्यादा जो रक्त आ गया है, जो औषधियों के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता, वो शल्य चिकित्सा के माध्यम से हटाया जा सकता है। डॉक्टर राजेश तिवारी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे पहला उपचार तो यह है कि हम अपने मधुमेह को नियंत्रित रखें, लेकिन अगर ये समस्या आगे बढ़ जाती है तो आपने बताया कि सर्जरी भी है। अब जानना चाहेंगे कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, इसका भी चर्चा होती है आमतौर पर, ये क्या है? हम सभी जानते हैं कि अब व्यक्ति पहले की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहता है। भारतवर्ष में जो 1947 में एक एवरेज एज थी, लॉन्गेविटी जिसको कहना चाहिए, जो आयु थी, वो देश में मुश्किल से 40 वर्ष करीब रही थी। यदि उस समय पर किसी व्यक्ति की आयु 50-60 वर्ष होती थी तो बहुत अच्छी आयु मानी जाती थी। किंतु जैसे जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागृति आई है, चिकित्सा में भी नए नए अनुसंधान हुए हैं, उसके फलस्वरूप बहुत सारे रोगों की चिकित्सा संभव हो गई है। इन सभी का मिला जुला परिणाम यह है कि व्यक्ति की आयु में वृद्धि हो गई है। भारतवर्ष में अब एवरेज एज अगर हम देखें तो 60-70 साल देखने में तो आ ही रही है, और 80 वर्ष के, 85 वर्ष के, 90 वर्ष के व्यक्ति भी हमें देखने में आते हैं। किंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो कोशिकाएं हैं, हमारे और जो ऊतक हैं, जो टिश्यूज हैं, उन पर आयु का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। और वो प्रभाव ये है कि अंग प्रत्यंग में दुर्बलता आना स्वाभाविक है, और उसमें ही दुर्बलता में एक विशेष प्रकार की दुर्बलता जो नेत्रों में आ जाती है वो कहलाती है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। हमारे नेत्रों का वो भाग जिससे हम किसी भी चीज को, दूर की चीज को, नजदीक की चीज को बहुत स्पष्टता के साथ देख पाते हैं, वो कहलाता है मैकुला। और उसके केंद्र में जो स्ट्रक्चर होता है, जो रचना है, उसको कहते हैं फोविया। तो जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होता है तो ये कोशिकाएं मरनी प्रारंभ हो जाती हैं, और इन कोशिकाओं की जब इस क्षेत्र में, मैकुला के क्षेत्र में मृत्यु होने लगती है तो उसके परिणाम स्वरूप कई बार नई नई खून की नलियां भी बनने लगती हैं, और उन रक्त वाहिनियों से, ब्लड वेसल से रक्त का असामान्य स्राव होने लगता है, यानी खून उससे रिसने लगता है। इन सब के मिले जुले प्रभाव के कारण से नेत्रों की ज्योति घटने लगती है, और प्रारंभ में इसकी चिकित्सा के लिए बहुत प्रकार की जो एंटीऑक्सीडेंट्स दवाइयां हैं वो ट्राई की गई है। और उसके अलावा यदि किसी को आंख में
रक्त वाहिनियां बन रही हैं जो असामान्य हैं, उसके लिए आंख के अंदर इंजेक्शन लगा के भी उसका समाधान काफी रोगियों में किया जा सका है। डॉक्टर राजेश तिवारी, हम देखते हैं कि उच्च रक्तचाप भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या इसका भी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से उच्च रक्तचाप का नेत्रों पर दुष्प्रभाव पड़ता है और इसके दुष्प्रभाव के कारण से आंख में जो वेन्स हैं वो देखने में आता है कि बंद हो जाती। वेन्स के बंद होने से, वेन्स जिनमें अशुद्ध रक्त का प्रभाव हो रहा है, उसके बंद हो जाने से वहां वेन्स के अंदर उनका प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर यानी रक्तचाप उस स्थान में बढ़ जाने के कारण से वहां से रक्त का स्राव होता है, हेमरेज हो जाता है और उस हेमरेज के कारण थोड़ा बहुत विकृति भी नेत्रों में आ सकती है, अर्थात नेत्र की ज्योति कम हो सकती है। और यह भी संभव है कि ज्यादा रक्तस्राव हो तो उस अधिक मात्रा में रक्तस्राव के कारण से व्यक्ति अंधता को भी प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर राजेश तिवारी, जैसे कि आपने कहा, बड़ी संख्या में बुजुर्ग हमारे देश में हैं, जो औसत आयु है वो बढ़ चुकी है और ये भी एक कटु सत्य है कि वो अकेले हैं। कई बार पति पत्नी है और 70-80 साल की आयु है। ऐसे में उनकी उचित देखभाल भी संभव नहीं हो पाती और अधिकतर कार्य उनको स्वयं करने पड़ते हैं। तो ऐसे में किस तरह की समस्या आ सकती हैं आंखों से संबंधित? एक तो समस्या ये है कि जैसे किसी को ग्लोकोमा यानी काला मोतिया के लिए, उदाहरण दे रहा हूं, कोई दवाई लिखी गई है कि नियमित रूप से 2 बार या 3 बार डालनी है और 2-3 प्रकार की दवाइयां डालनी है, तो इस आयु में व्यक्ति की स्मृति भी क्षीण हो जाती है और उस क्षीण स्मृति के कारण से दवाई 3 बार डालनी है तो वह व्यक्ति 1 ही बार डाल रहा है, 2 बार डाल रहा है, या डालनी 2 बार है तो वो दवाई 3 बार गलती से डाल रहे हैं और जो दवाई ज्यादा डालनी है वो कम डाल रहे हैं, या 4 दवाई डालनी है तो 2 ही याद रही तो 2 ही डाल पाए। दूसरी चीज, वो दवाई डालने में भी कई बार ये है कि व्यक्ति की सहायता करने वाला कोई नहीं है, इकलौता व्यक्ति है, पति पत्नी छोड़िए, या तो पति है या पत्नी है, तो अपने आप ही दवाई आंख में डालने के लिए विवश है। और अपने आप दवाई डालने में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आंख की दवाई नहीं है, नाक कान गले की दवाई है, वो गलती से आंख में डाल लेते हैं और उसके कारण से आंख में जख्म भी बन सकता है। दूसरी चीज, अपने आप दवाई डालने में दवाई की ड्रॉप की जो नोजल है, अग्रभाग है, वो आंख में चुभ सकता है, आंख में जख्म बन सकता है, आंख में उसके कारण से हेमरेज हो सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की व्याधियां जो कि रोकी जा सकती हैं, वो भी आयु के कारण हो रही हैं। अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि अगर हम अपनी आंखों की उचित देखभाल करना चाहते हैं और इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो हमें किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना होगा? एक तो आपने बताया कि हम नियमित रूप से जांच कराएं। क्या स्वतः नेत्र परीक्षण भी हो सकता है? ये बहुत अच्छा विचार है आपका, स्वतः नेत्र परीक्षण। देखिए, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ये बात उन पर तो लागू होती है, ये हम सभी पर लागू होती है कि एक एक प्रातः काल जब हम उठें तो एक एक नेत्र को बंद करके दूसरे नेत्र की ज्योति का हम परीक्षण करें कि नेत्र ज्योति ठीक है या नहीं। जैसे दीवार पर कोई पॉइंट बना लें, जैसे कोई कैलेंडर लगा हुआ है, उसमें कोई चित्र है, तो उसको ध्यान से देखें कि उसकी जो अपीयरेंस है उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। एक एक आंख से रोजाना देखें। तो स्वतः नेत्र परीक्षण आपने जो ये विचार दिया है, ये बहुत अच्छा विचार है। इसके माध्यम से हम स्वतः ही देख सकते हैं कि हमारी नेत्र ज्योति में कोई परिवर्तन आ रहा है अथवा नहीं। और दूसरा, जो नेत्र चिकित्सक द्वारा जांच की बात है, उसका तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। समय समय पर किसी भी प्रकार से कैसे भी व्यवस्था करें, चाहे आप किसी ऑटो वाले को फिक्स करें, किसी गाड़ी वाले को फिक्स करें कि भाई वो आपके बुलाने पर आ जाए, आपके नेत्र चिकित्सक तक ले जाए, या आपका अस्पताल ही आपके लिए व्यवस्था करे कि आपकी आने जाने की व्यवस्था आपके अस्पताल ने की है, तो आप समय समय पर नेत्र चिकित्सक से अपना परीक्षण कराएं और उसका कोई विकल्प नहीं है। पर ये मैं आपका जो विचार है इसका स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा विचार है कि स्वतः नेत्र परीक्षण करते रहना चाहिए। डॉक्टर राजेश तिवारी, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ नागरिकों से? मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां हमारा एक मंत्र ये है कि जीवेम शरदः शतम, अर्थात 100 वर्ष तक जिए, तो वहां ये भी है कि पश्येम शरदः शतम, अर्थात 100 वर्ष तक जिएं और 100 वर्ष तक हम भली प्रकार से देखते रहें। और उसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम जो है वो रोग का इलाज करने से, रोग का उपचार करने से बेहतर है। तो रोकथाम के सारे उपाय, और ये जो रोकथाम वाली बात है, ये एक प्रकार की आदत है जो बचपन से ही हमारे अंदर पैदा की जा सकती है। हमें बचपन से ही आदत डालनी होगी कि हम नियमित रूप से चिकित्सक के पास परीक्षण कराएं, क्योंकि यदि
यदि बचपन से ही हमारी ये आदत नहीं है तो वृद्धावस्था में या वरिष्ठ नागरिक बन जाने पर कोई नई आदत बन पाना बड़ा कठिन कार्य है। डॉक्टर राजेश तिवारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने पर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।